नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। खबर मैंगलोर से है, जहां सीओ ने कोतवाली मंगलोर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। साथ ही निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीओ मंगलोर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक, थाना भवन, मैस, हवालात, असला, अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक पाया। वहीं अपराध नियंत्रण तथा लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण किए जाने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। सीओ मंगलोर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस रेगुलेशन के अनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि थाने की सफाई, दस्तावेजों का रखरखाव आदि का निरीक्षण भी किया गया है और इसी दौरान जो भी कमियां मिली हैं उसे दुरुस्त करने के लिए भी एसएचओ को हिदायत दी गई है। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नगर निगम के पुल के पास महिला घाट से बुजुर्ग का शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल जो है शव को नहर से बाहर निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी देते हुए मोनू जलवीर ने बताया कि मृतक बुजुर्ग की उम्र 50 वर्ष के आसपास है और उसे अक्सर गंग नहर किनारे घूमता हुआ देखा जाता था। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये हमारे सिविल लाइन है, सरदार जी है पुलिस वाले चिलक में। उन्होंने सूचना दे दी जाने का नहीं शेर के पास यहाँ पे एक बॉडी फंसी पड़ी है। हम वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये बुढ़े की बॉडी थी, एक बाहर निकाला है तो सुबह की बॉडी लग रही थी ताजी, ऐसे सुबह से गिर गया हो। तो हमने आसपास ढूंढा भी है। लोग ने बताया वो नगर निगम पुल के पास ही नजर आता था, मजदूर ही था वो। ऋषिकेश में हनुमंतपुरम गंगानगर निवासी एक युवक पिछले 70 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। वहीं पुलिस अभी तक युवक को तलाश नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि माता पिता का कहना है कि वह ऋषिकेश कोतवाली पुलिस से लेकर डीजीपी तक अपने बेटे को तलाश करने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने यह भी बताया कि उनका बेटा ऋषिकेश के एक निजी क्लिनिक में नौकरी करता था और 30 दिसंबर की रात को बेटा नौकरी से वापस आया और खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए घर से बाहर निकल गया। काफी देर तक वॉक करके घर नहीं लौटा बेटा, तो फिर उसका मोबाइल भी स्विच हो गया। उसके बाद पुलिस से परिजनों ने मदद ली, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है। यार 9:30 बजे करीब खाना खा के घर से घूमने का नाम पे गया, और उसके बाद उसका कोई मेरे पास फ़ोन आया था एक बार, आप कब आ रहे हो। उसने कहा कि मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं घर चला जाऊँगा। उसके बाद उसका फिर कोई पता नहीं चला। उसका फिर स्विच ऑफ हो गया 11 बजे करीब। मैं लगभग 3 बजे दिल्ली से ऋषिकेश पहुँचा। मैं सीधा थाने में गया रात को ही, तो वहाँ बेचारे पुलिस वाले थे दीवान जी। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे का स्विच ऑफ है, आप थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि आप पहली तारीख कल आना, कल सुबह 11 बजे आना, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट कर लेंगे हमारे पास। और मेरे बेटे का नाम मयंक कौशिक है, और वो जब से लापता हुआ किसी ने कोई खबर कहीं से कोई नहीं मिली। और माँ का दर्द तो सबको पता है कि कैसा होता है।
भवन से दीपावली के कुछ दिन पहले कुछ अज्ञात चोरों ने शिक्षा संबंधित एवं अन्य उपकरणों की चोरी को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा करते हुए आज पुलिस ने क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया और उन्होंने जानकारी दी है मीडिया को। बता दें कि दीपावली से कुछ दिन पहले हुई चोरी की भनक जब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महात्मा गांधी प्रधानाध्यापक देवी दत्त जोशी को लगी तो उनके द्वारा टनकपुर कोतवाली में सूचना देते हुए तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चंपावत के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी टनकपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षण के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। वहीं पुलिस टीम के अथक प्रयासों एवं मुखबिर खास की सूचना पर संदिग्ध 2 अपराधियों से सख्त पूछताछ किए जाने पर चोरी का खुलासा हुआ है, जिसमें दोनों अपराधियों द्वारा बताया गया कि अपने 2 अन्य साथियों के साथ दीपावली से करीब 4-5 दिन पूर्व पुराना कस्तूरबा गांधी छात्रावास से कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी टीवी, बर्तन, कुकर, परात, भगोने आदि की अलग अलग दिनों में चोरी की गई थी, जिसके बाद से उन्होंने इस चोरी के सारे सामान को आपस में बांट लिया था और अभियुक्त गणों के निशानदेही पर चोरी किए गए माल को शारदा स्टोन क्रेशर रोड पर जंगल की झाड़ियों से सारा सामान बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई और छानबीन शुरू कर दी है। 3 तारीख को पुराना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जिसके प्रधानाचार्य के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उनका जो कैंपस है उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें शिक्षण सामग्री से संबंधित सामान था और मैथ से संबंधित सामान भी था। तो उस सामान को जब उन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद देखा तो उसमें काफ़ी सारा सामान उनको गायब मिला। तो संबंध में एफआईआर दर्ज करके हमने जब छानबीन शुरू करी तो ये पता लगा कि क्षेत्र के कुछ अज्ञात युवक हैं जिनके द्वारा ये काफ़ी लंबे समय के द्वारा ये चोरी की गई। पौड़ी जिला अस्पताल में मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने बुरी तरह कुतर डाला, जिससे शव की पहचान करना मुश्किल हो पाया है। वहीं इस घटना के बाद परिजन भड़के हुए हैं। आपको बता दें कि परिजनों ने मामले में उच्च अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और परिजन नितिन उप्रेती ने बताया कि उनके भाई का शव कल रात को जिला चिकित्सालय पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था और यहां पर रखे डीप फ्रीज का लॉक भी खराब था। उनके द्वारा यहां पर तैनात कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने डीप फ्रीज पर शव को सुरक्षित होना बताया। वहीं जब वो जिला अस्पताल पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मृतक के चेहरे को चूहों के द्वारा कुतरा गया था, जो कि अस्पताल प्रशासन की बड़ी गलती है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं इस पूरे मामले में एसीएमओ रमेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहे द्वारा शव को कुतर लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दरवाजे को सही करवाया जा रहा है जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। देखिए बॉस, इसमें यह है कि कल शाम को हम जब यहाँ हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं तो हम यहाँ आए जब तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी तो मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीज सिस्टम इस वजह से हो रखा आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बॉडी ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। तो मैं यार यही कहूँगा सरकार से कि बिल्कुल इस पर लापरवाही न करें, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। केशर ब्लॉक से कल एक मृतक का शव आया था यहाँ पे करीब 8:30-9 बजे। तो कल रात को यहाँ पे देखा गया था कि यहाँ पे दरवाजे में गैप था जहाँ पे से जंगली चूहों ने प्रवेश किया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। उसके लिए आज आदेश कर दिए गए हैं कि दरवाजे ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दरवाजे ठीक करने के लिए बोला गया था लेकिन डर के मारे इस पोस्टमार्टम हाउस में डर के मारे किसी भी 3 कारपेंटर ने काम करने से मना कर दिया था। तो आज ही श्रीनगर से एक नए कारपेंटर को बुलाया जा रहा है।
उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राजधानी देहरादून में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समिट का उद्घाटन करना है। उन्होंने यह भी कहा कि भारी संख्या में इन्वेस्टर उत्तराखंड जा रहे हैं और यहां पर वह अपने उद्योग स्थापित करेंगे। सत्र चल रहा है और आप किस तरीके से देखते हैं, अभी तक का क्या कुछ उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इस जो हमारे समिट का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जो अपने आप में देश के इंडस्ट्रीज के लिए ये संदेश था। और जिससे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इससे निश्चित रूप से पूरे इंडस्ट्रीज को उनको मनोबल भी बढ़ाया कि भारत सरकार हमारे साथ है और राज्य सरकार ने उनको अश्योर किया है कि हम जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी बना करके इंडस्ट्री के साथ पूरा दोस्ताना व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि उनकी इंक्वायरी बढ़े और लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और गवर्नमेंट की इकोनॉमी में भी इसका इकोनॉमिकल और खबर देहरादून से है, जहां इन्वेस्टर समिट में हेल्थ केयर सेक्टर पर आयोजित सत्र की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास कर रहा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की तेजी से विकास की है और रोजगार के नए और बेहतर अवसरों के सृजन के लिए नीतियों में जरूरी बदलाव करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया है। सितारगंज में एक युवक की मौत के बाद परिवार ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। दरअसल युवक खाना खाते वक्त युवक की जीभ कट गई थी और आपको बता दें कि जिसे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाया गया था, वही डॉक्टर ने उसके जीभ पर टांके लगा दिए, जिससे युवक की हालत बिगड़ गई और ज्यादा खून बहने की वजह से युवक की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई न होने पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं और एसपी सिटी मनोज कल्याल ने बताया कि सितारगंज कोतवाली में एक युवक के जीभ कट जाने से मौत हो गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने सितारगंज पुलिस को शिकायत पत्र देकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सितारगंज थाना क्षेत्र में गणेश मंदिर के पास एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पुत्र की इलाज के दौरान एक चिकित्सक द्वारा लापरवाही उसमें बरती गई और उस लापरवाही की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जांच की जा रही है फिलहाल प्रकरण की, और इसमें जो नियमानुसार इसमें कमेटी गठित होगी उसके द्वारा जांच की जाएगी और उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें लिखा गया एप्लीकेशन में उनके द्वारा बताया गया कि चिकन खाने के दौरान उनकी जीभ कट गई थी, तो उसी के उपचार के दौरान ये घटना घटी है और उसके बाद उन्होंने यहाँ उपचार कराने के बाद बरेली में भी उपचार कराया, जिसके दौरान उनके पुत्र की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी तथ्यों की जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। 4 दिन पहले उसे थोड़ी सी लग गई थी, हल्का हल्का खून रस रहा था, उसने रुई और मतलब कि थोड़ी सी हल्दी लगा ली थी तो सब ठीक था। हल्का हल्का खून नहीं, मैंने कहा तो दिखा लेना, थोड़ा कहीं पे दवाई वगैरह ले लेना, कोई ट्यूब वगैरह देगा ठीक हो जाएगा। उसे क्या पता वो यहाँ पे चलाया और इसने टाँके लगा दिए उसमें। अब उसकी इतनी हालत, उसे गया वो कैंटीन में जाके, वहाँ पे टुन्ना में काम करता है, वो लेट गया वहाँ जाके। फिर क्या कहते हैं उसे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, उसने टुन्ना को दिखाया, टुन्ना कह रहा है तूने कहाँ से कराया है। ट्रीटमेंट करवाया तो इनने जीभ में ब्लड थोड़ी आ रहा था तो टाँके भर दिए। जब टाँके भरे तो इसका मुंह सूज गया बहुत बड़ा। तो टुन्ना सर ने कहा कि तुमने ये क्या किया, कहाँ करवाया आया। तुमने भगाया कि और जाओ और ये जहाँ लगवाए कटवा ले इसको। तो ये आए यहाँ कटवाने लड़का, तो हड़बड़ी में इनने टाँके काटते वगैरह सब उसकी नसें काट दी। जब नसें काट दी तो ब्लड नहीं रुका तो राममूर्ति ले गए। एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने संयुक्त प्रयास के रिलायंस ज्वेलरी लूट में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि विक्रम कुशवाहा नाम का ये आरोपी लूट की घटना के दौरान शोरूम के बाहर पिस्टल के साथ गाड़ी में मौजूद था। वहीं पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में आरोपी को उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से गिरफ्तार किया है और इस आरोपी को
पायलट नाम के कोड वर्ड से बुलाया जाता था और इसका काम लूट के दौरान यदि कोई अंदर आता हुआ नजर आए या मामला बिगड़ता हुआ दिखे तो बाकी लुटेरों को सचेत और रेस्क्यू करना था। फिलहाल आरोपी का इलाज प्रेमनगर के अस्पताल में किया जा रहा है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह के अनुसार आगे भी आरोपी से पूछताछ कर बाकी बचे लुटेरों को भी दोन पुलिस जल्द पकड़ने का काम करेगी। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोग को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभिषेक अरेस्ट हुआ था जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, इसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस्ड वेपन के साथ गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। चूंकि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हुआ था, प्रातः का समय था, इसलिए इनके द्वारा अलग अलग मोटरसाइकिल से निकल गए बदमाश जो डकैती करने आए थे। साथ ही साथ विक्रम कुशवाहा जिसकी अरेस्ट हुई है वो कार से निकल गया था। उसने एक वेपन जो लोडेड रखा हुआ था, जब आगे जब सहसपुर एरिया में चेकिंग देखकर इन्होंने अपनी गाड़ियों को छोड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल गए थे। इसकी गिरफ्तारी एसटीएफ टीम द्वारा पीलीभीत से की गई। एक इनपुट प्राप्त हुआ था, इसमें जो अलग अलग टीमें काम कर रही थी उस इनपुट के आधार पर टीम ने पीलीभीत से अरेस्ट किया था और उसको पूछताछ के लिए, चूंकि मामला यहाँ का दर्ज था कोतवाली में, इसको रात्रि में पूछताछ के लिए लाया गया, जिससे संयुक्त टीम एसटीएफ की आरबी चमोला जिनके सीओ के नेतृत्व में एसटीएफ की और भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है और 343 नौजवान आज भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके साथ ही 12 मित्र देशों के 29 विदेशी कैडेट भी पास आउट हुए हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल शेवेंद्र सिल्वा ने परेड की सलामी ली और आईएमए की स्थापना के बाद से अब तक 65,234 देश एवं विदेशी कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। आईएमए के नाम अब तक 2,914 विदेशी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने का गौरव जुड़ा है। लेफ्टिनेंट शुभम रंजन है। मैं पूरा क्रेडिट अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मेरी 3 साल की एनडीए की जर्नी और 1 साल आईएमए, इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेटेड रखा। शुरुआत में जब मैं एनडीए गया था सफ़र बहुत मुश्किल था, पर मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा हौसला बना के रखा है और मैं अपनी बहन को भी इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। खुशी का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 10 साल का सपना था। मैंने डेली इसको देखा है, महसूस किया है, कभी रोया है, कभी हंसा है। और इसका श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगा, अपने शिक्षकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे किताबी शिक्षा से ज़्यादा बाहर की और दुनिया की शिक्षा दिया, जिसकी वजह से मैं सही डिसीजन ले पाया और सही जगह अपने आप को आज पहुँचा पाया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट आदित्य प्रताप आर्य है। मैं शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा से मिली। उसके बाद मेरे माता पिता का कंटिन्यूस सपोर्ट और मेरे दोस्तों की कड़ी जो विश्वास उनका मुझ पर था, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं आर्म फोर्सेज में एक अधिकारी के रूप में बनूँ। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मुझे 6 वर्ष लगे। मेरा पहला प्रयास एनडीए एंट्री के लिए था, जो वर्ष 2016 में था। अफसर बनने की So my name is Lieutenant Nikhil Ranjan Singh. It's a very proud moment for me as well as family members. It's a very delicate moment as I have completed my training for the last 4 years and I'm very proud of it. आना चाहते हैं और 12th के बाद एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसके लिए रिटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होती है, जो एक 5 दिन का प्रोसेस होता है एसएसबी इंटरव्यू, उसको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एनडीए में एडमिशन होती है, एनडीए में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं एनडीए। फिर 3 साल एनडीए में ट्रेनिंग होती है और 1 साल इधर आईएमए में ट्रेनिंग होती है। तो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स वगैरह की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और अपने जो नॉर्मल जो डेली रूटीन जो होती है उसमें आप दिनचर्या कैसी है इस पे भी आप रिकमेंड हो सकते हो। ऐसा खुशी का मोमेंट है मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए, और इसका क्रेडिट जाता है जिन सबने हमारे इंस्ट्रक्टर्स को, जिन्होंने हमें इतना ट्रेन किया। ट्रेनिंग बहुत टफ थी और इसमें माता पिता का सपोर्ट, हमारे दोस्तों का सपोर्ट और मेरे फेलो जेंटलमैन कैडेट्स जिनके साथ कॉम्पिटिटरी में हमने ट्रेनिंग पूरी की है। और ट्रेनिंग टफ होती है तो सब लोग एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट करते हैं। खुशी हो रही है कि आज हमारा बेटा बना है। ज़्यादा खुशी है और कभी मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि ये मूल
और इसमें इतना जुनून आया कि इसने पीजीसी एंट्री ली और ऑल ओवर इंडिया में पहला स्थान पाया। और इसका मेडिकल जो होता है वो बहुत कठिन होता है और हर बच्चे को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर धुन है, लगन है और मेहनत है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी बिल्कुल अलग लाइन थी। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं प्रोफेसर हिंदी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में, और मैंने वहीं पर मेरे बच्चे को बिना किसी कोचिंग के इस तरह से तैयार किया है और हर पल मैंने इसको मानसिक संबल प्रदान किया है। बता नहीं सकती हूँ कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इतनी खुशी है कि बस कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इतनी खुशी है कि बेटे को इस ड्रेस में देख के और सितारे देख के बस बोलने को कुछ है ही नहीं बाकी इससे। फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगा विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey, Mom!